स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और चिंता की बात है, वार्निंग साइंस मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, इस वेरिएंट की लंबे समय से, और अब ब्रिटेन में वहां ओमिक्रॉन से मौत हुई है। और वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि इसे वेरिएंट को हल्के में ना लें और इस वायरस से, जो नया वेरिएंट है कोविड का ओमिक्रॉन, इससे हॉस्पिटल एडमिशन भी हो रहा है। और कुछ समय पहले हमने सुना था कि डॉक्टर वीके पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो सतर्कता का स्तर है, जिस प्रोटेक्शन लेवल जो है, वो बहुत नीचे आ गया है। हमें बहुत सजग हो जाना चाहिए। जो ग्लोबल सीन है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। पहले भी जो हमने लापरवाही बरती सेकेंड वेव में हमने देखा कि वो हमें कितनी महंगी पड़ी। तो अब भी ये समय नहीं है कि हम अपना मास्क उतार दें, अपने प्रोटेक्शन जो है वो छोड़ दें। फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी कहा जा रहा है ब्रिटेन में कि वो ये चेक कर लें कि वो किसी कोविड इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में तो नहीं आए। अगर आए हैं तो वो रेगुलर अपना टेस्ट कराते रहे। फुली वैक्सीनेटेड के लिए कहा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी सतर्कता बरतनी चाहिए हमें, क्या है ग्लोबल सीन, किस तरह के हमें जानकारी मिल रही है पूरी दुनिया से, और क्यों हमें सावधान हो जाना चाहिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। देखिए पूर्णिमा जी, जब जो आपने अभी अपना ओपनिंग में शुरू बात जो की, जिससे बोरिस जॉनसन के उस वक्तव्य से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंग्लैंड में एक व्यक्ति की ओमिक्रॉन से संक्रमित होने के कारण मृत्यु हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो एक तो ये अधूरा ज्ञान दिया है उन्होंने, क्योंकि न तो उस व्यक्ति की कोई उम्र की चर्चा हुई है, न कोई कि वो यंग था, 60 प्लस था, 60 वर्ष से ऊपर आयु थी उनकी। क्या उनको, जो हम कोमॉर्बिडिटीज की चर्चा कर रहे हैं इतने समय से, पिछले लगभग 2 वर्षों से, तो क्या उनको कोई डायबिटीज था, और क्या उनका टीकाकरण हुआ था अथवा नहीं हुआ था। तो ये मैं समझता हूँ आधी अधूरी समाचार देने से कोई बहुत लाभ नहीं होता है। लेकिन हाँ, ओमिक्रॉन के आने से इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में भी, भारत में भी और दूसरे देशों में भी लोगों में जो वैक्सीन के प्रति उदासीनता थी, टीकाकरण के प्रति जो उदासीनता बन गई थी कि अब तो कोविड समाप्त हो गया और हम टीका न भी लगवाएं तो काम चल जाएगा। और मुझे आपके कुछ पत्रकार मित्रों ने फोन करके अभी पूछा, क्या टीका लगवा लें और कौन सा लगवा लें। तो मैंने कहा, आपने अभी तक लगवाया नहीं, आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे इतने साल भर से, 1 वर्ष से ऊपर जब से टीका आया है। तो आप ये समझिए, जो पत्रकार और जो हमारा जो पूरा समाचार तंत्र है वो लगा हुआ है कोविड को कवर करने में, समाचार देने में, और वो भी उनमें भी हिचक है टीका लगवाने की। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि भारत में अब 130 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं, 131 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि मृत्यु हो गई, उन्होंने कह दिया, अब आप अगर देखें कॉमन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम खांसी जुकाम कहते हैं, उसका जो संक्रमण है, बाकी किसी देश में इसके आंकड़े नहीं मिलते, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पे हर बीमारी के अच्छे आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। तो कॉमन इन्फ्लुएंजा से अमेरिका में प्रति वर्ष 50 से 60 हजार लोगों की मृत्यु होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, खांसी जुकाम को कौन गंभीरता से लेता है जी। तो आप उससे तुलना करिए। और अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं और एक जने को ये होता है खांसी जुकाम, तो बाकी तीनों को भी हो जाता है। बिल्कुल। और आपके मित्रों को भी हो जाता है, जब आप काम पे जाते हैं आपसे ही लग जाता है वो।
कोई भी इसमें बचाव के उपाय पहले हम नहीं करते थे। खांसी जुकाम हो भी गया तो मास्क कौन लगाता था? तो जी, दूसरे को हम बांटते थे वो वायरस। बिल्कुल। तो इसलिए ओमिक्रॉन से कोई मृत्यु हो जाना, मैं मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है इस बात में। और अगर हम भारत की भी बात करें, आप कहें कि अभी 38 केसेस ओमिक्रॉन के पता लगे हैं, तो वो 38 तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो देखिए, ओमिक्रॉन तो पता नहीं कब से है हमारे बीच में और हमें संक्रमित कर रहा है, जी, और एक दूसरे को हम दे भी रहे, बांट भी रहे हैं इसको। ठीक है, अगर टीके उससे भी बचाव करते हैं तो हो सकता है हमारे यहाँ भी, एक तो जो डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण हुआ दूसरी लहर में, उसके बाद जिस प्रकार से हमारा टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चला जुलाई से अब तक, जिसमें अब 131 करोड़ से अधिक एक एक डोज लग गई, और 50% हमारी जो जनसंख्या जो टीके के लिए जो चिन्हित की गई थी उनमें को 2-2 डोज भी मिल चुकी हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं हमको संक्रमण से अभी तक बचा रही हैं। लेकिन ये बात भी सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों टीके लगने के बाद भी संक्रमण लोगों को हुआ है। और जिसको हम रेयर कहते हैं, रेयर, कि बहुत अनयूजुअल अंग्रेजी में, और रेयर हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कभी कभी इसमें मृत्यु भी हुई है टीकाकरण के बाद संक्रमण होने में। चाहे वो टीका फाइजर का रहा हो, चाहे मॉडर्ना का रहा हो, चाहे कोविशील्ड रहा हो। आपको डॉक्टर के अग्रवाल का उदाहरण आपके जी, प्रत्यक्ष है आपको, कि उनको तो दोनों टीके की खुराकें मिल गई थी और उसके बाद उनको हुआ और फिर वो नहीं बच पाए। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं कि हम जब मेडिकल क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी बीमारी के निदान के बारे में, किसी भी बीमारी के निदान में जो जांचें होती हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं, तो कोई भी अवस्था में हम 100% न तो मानते हैं कि वो ठीक होगा, और न ऐसा है कि बिल्कुल नहीं होगा 0% भी। तो कहीं ना कहीं वो रेंज होती है। जैसे अब आपकी कोविड में पिछले 2.25 वर्षों में जो आपका ठीक होने की प्रतिशत रही है लोगों के कोविड संक्रमण के बाद, वो 98% 98.3% रही है। अभी भी जी, वही है, पूरी दुनिया में भी जी, ऐसे ही है। 2% लोगों की मृत्यु हुई है, 98% लोग ठीक हो गए हैं। कुछ लोगों को गंभीर कोविड हुआ, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उनको आईसीयू में जाना पड़ा, और फिर वहां मृत्यु हुई। तो ओमिक्रॉन से बचाव के जो उपाय हैं वो कोई भिन्न नहीं है, वो वही है जो डेल्टा वेरिएंट के बचाव के लिए थे, या वो पहली लहर में जो बचाव के उपाय थे, वही उपाय अभी भी बिल्कुल कारगर हैं। अगर आप मास्क का प्रयोग करते हैं, हम करते हैं, तो हम ओमिक्रॉन से भी बचेंगे, प्रदूषण से भी बचेंगे, और तरह तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया, जो कीटाणु इस मौसम में सिर उठाते हैं, उनसे भी बचाव हमारा होता रहेगा। तो लोग, सिर्फ लोगों से इतनी ही हम लोग विनती करते हैं कि वो स्वयं अपना भी बचाव करें इस व्यवस्था से, अपना मास्क से, डिस्टेंसिंग से, जिसको हम दूरी बना के रखना कहते हैं, और वेंटिलेशन, गैदरिंग्स। अब यह शादियां इतनी हो रही हैं और खूब निमंत्रण आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग खूब जमा हो रहे हैं। तो अब जैसे आपने भी कहा कि पहले वहां आपके मित्र लोग जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मास्क के बात कर रहे थे, फिर आ गए तो वहां खाना पीना साथ होने लगा। तो फिर ये जो रेसिपी है, जो ये एक पूरा हम लोग एक अपना ढांचा तैयार कर लेते हैं खुद ही नुकसान के लिए, तो वो होगा। फिर उसमें आप कहते रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया या राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया,
फलाने मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, कहते रहिए, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, कहते रहिए, उससे नुकसान तो आपका हो गया ना। तो आप ये कहते रहिए कि किसकी ये जिम्मेदारी है। तो वो जिम्मेदारी है तो आपकी, हमारी एज ए नागरिक हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, दायित्व तो बनता है हमारा। तो अगर हम एज ए देश के नागरिक जो के तौर पे अगर हम नहीं अपना जो हमें काम करना है वो करेंगे, दायित्व नहीं निभाएंगे, तो फिर बाकी लोगों से हम क्यों उम्मीद करते हैं कि वो निभाएंगे। जी। तो अब जैसे कुछ समय पहले डॉक्टर वीके पॉल ने भी चेतावनी दी, एक वार्निंग दी कि मास्क उतर जाना, हमारा जो प्रोटेक्शन का लेवल है अब हम उस स्थिति में नहीं आए कि हम अपने मास्क उतार दें। तो जो लोग मास्क नहीं लगा रहे वो कितनी डेंजर में डाल रहे हैं और लोगों को भी। मास्क बहुत उतर गए हैं, ज्यादातर जगहों पर लोग मास्क लगाना चाहते नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब उनमें ये आ गया है कि अब तो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि अब तो चलो सेकेंड वेव जा चुकी है, अब हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। और थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी होती है लोगों में, अगर कोई मास्क लगाने के लिए कह भी दे तो भी, या किसी और को भी मास्क लगा हुआ देख लेते हैं तो फिर कहते हैं मतलब कि मतलब अब क्या मास्क लगाना, आप तो फुली वैक्सीनेटेड हैं, मास्क उतार लो। हम लगभग उसी अवस्था में पूर्णिमा जी पहुंच गए हैं जहां हम इसी वर्ष फरवरी में थे। उस जी समय भी 8 से 10 हजार संक्रमण के रोगी प्रतिदिन आ रहे थे फरवरी में। मार्च में भी संख्या रही, लेकिन मार्च में बढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, जिस प्रकार से अब थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। अप्रैल में चरम पे पहुंचा, मई में चरम पे पहुंचा, फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो यदि हम सब वही दृश्य फिर से देखना चाहते हैं तो बचाव न करें, तो मास्क न लगाएं और टीका भी न लगवाएं। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो मास्क का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। और मास्क, जैसे मैं दोहराऊंगा कि मास्क केवल आप संक्रमण से बचने के लिए ही नहीं लगा रहे, आपको प्रदूषण से भी मास्क बचा रहा है। जो आजकल उत्तर भारत में प्रदूषण अपने चरम पे है इस समय, दीपावली के आसपास शुरू होता है, उससे पहले। जी और फिर जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, स्मॉग जिसको हम कहते हैं, स्मोक प्लस फॉग मिलके जो एक दृश्य बनता है जिसमें विजिबिलिटी भी हमारी दूर की कम हो जाती है, तो उससे भी बचाव होगा और संक्रमण से भी बचेंगे। तो बाकी जो वायरस इस मौसम में, चलिए कोविड तो एक हुआ, फिर दूसरा आम जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, खांसी जुकाम का, वो भी मौजूद है। और दूसरे पैथोजेंस जिनको हम, फंगस भी है, सब कुछ होता है हमारे वातावरण में, हम उससे भी बचेंगे। तो इसलिए बिल्कुल डॉक्टर पॉल ने ठीक कहा है कि हमें अब जो भारत के नागरिक होने का जो दायित्व है उसको नहीं भूलना चाहिए। और ये तो बहुत ही, मैं कहूँगा, बचकानी बात है कि मास्क से उनको दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है मास्क से? हम लोग तो सर्जरी घंटों घंटों मास्क लगा के करते हैं, ओटी के अंदर सभी लोग लगाते हैं। आमतौर से भी अगर कोविड नहीं भी है तो भी आजकल हम दो दो मास्क लगा लेते हैं। मैं सुबह जी वॉक करने जाता हूँ तो 2 मास्क लगा के जाता हूँ। तो मैं तो अकेला वॉक करता हूँ, कोई मैं किसी के संपर्क में भी नहीं आ रहा। कल ही जैसे एक परसों एक विवाह था, उसमें हम नहीं गए, तो बहुत उन्होंने जोर दे रहे थे, फिर भी हम नहीं गए। हम किसी तरह से उनसे क्षमा मांग के हमने काम चला लिया। तो इस प्रकार से लोग कर सकते हैं, करना चाहें, क्योंकि इसको कितनी गंभीरता से लोग लेते हैं। और वो एक शॉर्ट, बहुत ही एक क्षणिक जो एक आनंद की अनुभूति होती है, कहीं जाके दो दो चार लोगों से आप मिल लिए, थोड़ा आपने बाहर का खाना खा लिया, वो भी अनहेल्दी ही होता है अधिकतर। तो मैं ये मानता हूं कि ये लोगों को अपने मन में अपने को समझाना पड़ेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, और डॉक्टर पॉल ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी स्थिति जो इतनी अच्छी है, उसको यदि वो बिगड़ेगी तो हमारी वजह से ही बिगड़ेगी। उसमें फिर आप सरकारों को दोष देते रहें। सरकार तो, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देखिए अभी कोविड समाप्त नहीं हुआ है और
ढिलाई नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और चूंकि अब टीके मिल रहे हैं सबको, टीका लगवाते जाएं। तो अच्छी बात ये हो गई ओमिक्रॉन के आने से कि लोग कुछ ना कुछ ज्यादा लोग, अधिक लोग निकल के अब टीके लगवा रहे हैं। और यूके में भी ये हुआ है, जब से बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि ओमिक्रॉन से एक मृत्यु हो गई। आज जो आपने भेजा था, शेयर किया था, वो ब्रेकिंग न्यूज बीबीसी का, उसमें अब वहां लाइनें लग रही हैं टीके के लिए यूके में। तो ये हर चीज का एक डाउन साइड है, एक अपसाइड है। तो ये इसका अपसाइड है कि लोगों में कम से कम ये एक अपने को रियलाइजेशन हुआ है, महसूस हुआ है कि यहाँ टीका लगा के ओमिक्रॉन से भी बचा जा सकता है, तो डेल्टा से भी बचा जा सकता है। अगर संक्रमण होगा तो कम गंभीरता का होगा, संभवतः हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संभवतः आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका खर्चा बचेगा। और जो आप सफर करते हैं, और कभी किसी की मृत्यु भी, जैसे बताया बोरिस प्राइम मिनिस्टर यूके ने कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु की भी संभावना बनी रहेगी। और चाहे उसका प्रतिशत हम बात करें 2% है, 1.5% है, आधा परसेंट है, अब जिसकी मृत्यु हो गई, जिसके परिवार का चला गया, उसके लिए तो 100% है। जी, और ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पहले ये मान रहे थे कि ये माइल्ड होगा, लेकिन अब ये आ रहा है कि ब्रिटेन में इससे हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये माइल्ड है। हॉस्पिटल में एडमिशन का मतलब उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप रिकवर हो सके या होम आइसोलेशन में रिकवर हो सके, जैसा कि पहले माना जा रहा था कि ओमिक्रॉन माइल्ड होगा। और साथ ही कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने फुली वैक्सीनेटेड हैं और अगर वो किसी कोविड इन्फेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आए तो वो खुद का टेस्ट करा लें। अब जो ट्रांसमिसिबिलिटी की बात आ रही थी सर, कि इसका जो ट्रांसमिशन लेवल है वो कई गुना ज्यादा है, 2 से 3 गुना ज्यादा है या 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो अगर इतना इसका लेवल बताया जा रहा है ट्रांसमिशन का, तो जाहिर तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने अपने प्रश्न में ही उसका उत्तर भी दिया है कि आप देखिए, इसका संक्रमण की क्षमता अधिक है, ये बात सामने आ चुकी है। और जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, चाहे आप कोविड की बात ले लीजिए, डेल्टा वेरिएंट की भी बात ले लीजिए, 85% लोगों में तो बीमारी माइल्ड ही हो रही थी उसमें भी। ये समझने वाली बात है ये, कि 85 से 90% लोगों में जिनको संक्रमण हो रहा था पिछले 1.5 वर्षों में, वो माइल्ड ही हो रहा था और वो ठीक हो रहे थे बिना किसी दिक्कत के। केवल 10 से कम प्रतिशत लोग अधिक बीमार हो रहे थे, लंग्स ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, फेफड़े उनके, उसमें निमोनिया ज्यादा असर कर रहा था और उनको ऑक्सीजन की भी कमी हुई, उनको अस्पताल में भर्ती की भी आवश्यकता पड़ी और उनमें से मृत्यु भी हुई। जो आईसीयू में गए उनमें मृत्यु दर अधिक थी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, पूरा अनुपात जब देखते हैं, तो प्रतिशत वही 2% निकलता है मृत्यु का पूरे दुनिया में। भारत में करीब 1.5%, 1.25% मृत्यु दर रही है सब मिला के अभी तक की। लेकिन बात वही आ जाती है कि संक्रमित, फिर ऑक्सीजन की कमी रहे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, फिर अस्पताल में बेड्स की व्यवस्था, आईसीयू में बेड्स की व्यवस्था। तो अगर उसी प्रकार से संक्रमण फैलेगा और आवश्यकता पड़ती है, तो जितनी भी हमारी तैयारी होगी वो अपर्याप्त होगी। इसलिए हम लोग यही कह रहे हैं, आप भी इसीलिए ये चर्चा कर रही हैं कि लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो कि एक तो अपना मास्क नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, एक भी केस नहीं आ रहा तो भी नहीं छोड़ना है, अभी लगाएं बिल्कुल। उसके अलावा जब भी आप घर में किसी को निमंत्रण दे के बुलाते हैं भोजन पे, या आप जाते हैं किसी के यहाँ भोजन पे, जितनी देर मास्क लगाए रहें उतना अच्छा है। उतारना भी है कुछ पीने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो उतने देर उतारें और फिर लगा लें तुरंत उसको। तो कम से कम जो वायरल पार्टिकल्स आप इनहेल करेंगे वो कम संख्या में होंगे, तो कम तीव्रता का संक्रमण करेंगे। उसके अलावा अब खिड़की दरवाजे खुले रखें, दिन में करें पार्टीज, रात में ना करें।
जब सर्दी ज्यादा हो जाती है आउटडोर आप नहीं कर सकते। इसके अलावा टीकाकरण में आगे से आगे बढ़ के जिन्होंने अभी तक एक भी नहीं लगवाया वो आके लगवाएं, जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उसकी वो आके दूसरी डोज लगवाएं, दूसरी खुराक लगवाएं टीके की। और जिन लोगों को एक मिल चुकी है वो दूसरी लगवाएं, जिनको नहीं मिली है वो एक लगवाएं। तो उस ओमिक्रॉन से भी बचेंगे, डेल्टा से भी बचेंगे, और दोनों वैक्सीन हमारी कारगर हैं इन संक्रमण को बचाने में और संक्रमण को गंभीर होने से बचाने में बिल्कुल सक्षम है। ये बात सामने आ गई, यूके से ही सामने आ गई है ये बात कि 70 से 75% तक प्रोटेक्शन देगा ओमाइक्रॉन से अगर दोनों टीके लगे होंगे, और अगर बूस्टर भी लग गया तो और प्रतिशत उसका बढ़ जाएगा। जो जो वहां पे बूस्टर की बात हो रही है यूके में कि बूस्टर लगवा ले, वहां पे चूंकि काफी लोगों को 2-2 डोज लग चुकी हैं तो वहां पे बूस्टर की बात हो रही है कि जो 2 डोज लगी हैं उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी जो अवधि है वो समाप्त हो रही है, या जो प्रतिरोधक क्षमता है उसका स्तर नीचे आ रहा है। तो जो 3 डोज वाली वैक्सीन मान के इसको तीसरी डोज भी ले ली जाए अगर 6 महीने हो चुके हैं। भारत में अभी वो स्थिति इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी केवल 50% लोगों को ही 2-2 खुराक मिली है, 2-2 डोज मिली है, और 131 करोड़ लोगों को एक एक डोज मिली है। तो यहाँ पे भी जब हमारे पास अधिकतर लोगों को 2-2 डोज मिलने लगेगी तो यहाँ पे भी बूस्टर की बात उठेगी, और संभवतः बूस्टर डोज की स्ट्रेटेजी भी बदली जाएगी और कहा जाएगा कि भाई लगवा लो। जी सर, आज ही के न्यूज़पेपर की मैं आपको खबर बताती हूँ कि बूस्टर डोज की बात हो रही है जिस तरह से भारत में, और एनटीएजीआई ने ये भी कहा है कि जो बूस्टर डोज जो दी जाए वो अलग हो। इफ गिवन बूस्टर मस्ट बी डिफरेंट वैक्सीन। तो अगर इम्यूनाइजेशन एडवाइजरी ग्रुप ये कह रहा है कि अगर आपको 2 डोज कोई और लगी है तो तीसरी कोई और लगनी चाहिए, इसके पीछे क्या आधार है, और जनरली क्या एडवाइस किया जाता है कि कितने समय के बाद बूस्टर डोज लग जानी चाहिए? इंटरनेशनली किस तरह की गाइडलाइंस है, ये जो या मेडिकल फ्रेटर्निटी में क्या कहा जाता है? एक सुझाव आया है कि जब हम बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं तो उसमें मिक्स एंड मैच की जो भी सीमित शोध हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि यदि मिक्स एंड मैच किया जाए, जिसमें मिक्स एंड मैच का मतलब ये हुआ कि आपने पहले कोविशील्ड लगवा ली 2 डोज, अब आप फाइजर लगवा लें। हालांकि शोध तो इस बात पे हुआ था कि 1 डोज आपको कोविशील्ड की लग गई, दूसरी डोज आपने फाइजर की लगवा ली, तो उससे प्रोटेक्शन जो बचाव है वो अधिक पाया गया। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि यदि दोनों खुराकें आपको एक किसी एक टीके की मिली हैं तो आप बूस्टर आप किसी और का लगवा लें। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2-2 डोज लगी हैं तो आप बूस्टर के तौर पे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगवाएं, तो उससे शायद बचाव हमारा प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनेगी। जी, और सर जहां तक कम्युनिकेशन की बात होती है इस पैंडेमिक को लेकर या नए वेरिएंट को लेकर, तो उस पर भी ये कहा जाता है कि चाहे डब्ल्यूएचओ की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए समय पर। कम्युनिकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए जब नया वेरिएंट आ रहा है, और उस समय पर उसके बारे में अलर्ट कर दिया जाना चाहिए इंटरनेशनल हेल्थ बॉडीज को, और ताकि आम लोगों में एक मैसेज जाए वो भी समय पर हो, लेट ना हो कि चीजें कंट्रोल से बाहर निकल जाए। ओमिक्रॉन के लिए तो आप डब्ल्यूएचओ को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने विलंब किया ये बताने में कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंताजनक बात है, बल्कि हम लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी की, क्योंकि अभी तक भी कोई बहुत ठोस प्रामाणिक तौर पे बहुत आंकड़े इसके अभी भी नहीं हैं। जैसे आज भी एक मृत्यु की जब बात आई है तो उसमें बहुत सारी बातें नहीं दर्शाई गई हैं, जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस व्यक्ति की उम्र क्या थी,
क्या उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, क्या संक्रमण केवल ओमिक्रॉन का था या वो कोई ट्रांसप्लांट हुआ था उनका, कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवाई ले रहे थे प्रतिरोधक क्षमता कम करने के लिए। तो बहुत सारी और बातें भी होती हैं। तो WHO देखिए अपना तो कोई शोध नहीं कर रहे हैं, WHO क्या करते हैं, जो अब जैसे उन्होंने कहा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये मिला है, तो उस आधार पे कहा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने उसको उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमको मिला है। अब मिले हुए भी 1 महीना हो गया, तो कम से कम 1 महीने में अब जब जो आंकड़े WHO के पास जैसे जैसे आएंगे वो साझा करेंगे उसको, और वही प्रक्रिया है उनकी। उसी के आधार पे वो कहेंगे कि अब मृत्यु दर क्या हो गई, अब अस्पताल में भर्ती होने की प्रतिशत कितनी हो गई, क्या कुछ लोगों को आईसीयू में भी जाना पड़ा ओमिक्रॉन संक्रमण के साथ, मृत्यु हुई कि नहीं हुई और हुई तो कितनी हुई, बच्चों को ज्यादा हुआ या बड़ों को ज्यादा है या बुजुर्गों को ज्यादा है, महिलाओं को ज्यादा है। तो हर ये जो आंकड़े हैं ये कलेक्ट कराते हैं WHO भिन्न भिन्न देशों से, और फिर वो साझा करते हैं, और फिर उनकी जो समिति है वो इस पर चर्चा करती है, और फिर वो अपनी एक रिकमेंडेशन जिसे कहते हैं परामर्श दे देते हैं सभी देशों को।